हेलो टू ऑल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस के अंदर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? वी आर स्टडिंग क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। इस चैप्टर के बारे में हम अब तक एक क्लास के अंदर कुछ चीजें पढ़ चुके हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं बेटा उसी क्लास को हम। तो देखिए हमारा आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हमारा कि लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। हमने इससे पहले वाली जो क्लास में एक छोटा सा लास्ट में जो पॉइंट डिस्कस किया था वो ये किया था कि बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स का मेन वर्क क्या है। बैंक्स का मेन वर्क क्या है कि देखो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, सरप्लस मनी है जिनके पास। उन्होंने कुछ इनकम अर्न की, उस इनकम में से उन्होंने अपना एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंडिचर करके उन्होंने कुछ पैसा एज अ सेविंग उन्होंने अपना बचाया। वो जो सेविंग का पैसा उन्होंने बचाया, उस पैसे को वो ये चाहते हैं कि हमारा ये पैसा भी हमको कमा के दे। हम तो मेहनत करके पैसा कमा ही रहे हैं, उनके पास जो एक्स्ट्रा मनी ना वो भी उनको पैसा अर्न करके दे। एक सेक्शन हो गया हु हैव सरप्लस मनी। दूसरा सेक्शन कौन है? जिनको पैसे की नीड है, हु आर इन द नीड ऑफ मनी। अब क्या है कि ये दोनों लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं ना, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है और जिनको पैसे की नीड है, ये दोनों लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। क्या नहीं करते हैं लोग? ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ठीक है, इनको क्या नहीं है? पैसे की, मतलब ये दोनों एक लोग एक दूसरे को नहीं जानते। तो इनके बीच में एज अ मीडिएटर कौन काम करता है? इनके बीच में एज अ मीडिएटर काम करता है कौन? बैंक। तो यही बैंक की क्या कहलाती है बेटा? लोन एक्टिविटी कहलाती है। दैट इज नोन एज लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक्स। देखो क्या है, बैंक के दो मेन काम है। एक तो लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना, लोगों की डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, और दूसरा मेन काम क्या है कि लोगों को लोन प्रोवाइड करवाना, लोगों को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, लोन देना। ठीक है, अब हम समझे यहां पर कि व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स व्हिच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। लोगों से जो पैसा एक्सेप्ट करते हैं कौन? बैंक्स। उसका वो लोग क्या करते हैं? कौन क्या करते हैं उसका? बैंक्स उसका क्या करते हैं। देखो ये दिया हुआ अभी है, एक तरफ डिपॉजिटर्स है, ये क्या करेंगे? बैंक में पैसा जमा कराएंगे। ठीक है, अब बैंक इनको इस पैसे को पर क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। बैंक इस पैसे को क्या करेगा? जो लोग लोन देते हैं, उधार लेने वाले, उनको ये बैंक दे देगा और बैंक इनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो यहां पर बैंक इनसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, जो लोग बैंक से उधार ले रहे हैं, और जिन्होंने बैंक में पैसा जमा करा रखा है उन लोगों को बैंक क्या दे रहा है? इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो फायदा क्या हुआ फिर बैंक को? इधर से बैंक ब्याज ले रहा है, इधर दे रहा है, तो बैंक को क्या मिला? फर्क है। क्या फर्क है कि बैंक इनसे जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो ऑलमोस्ट 11% चार्ज करता है ऑन एन एवरेज बेसिस, और जो बैंक इंटरेस्ट पे करता है वो ऑलमोस्ट 4% इंटरेस्ट पे करता है ऑन एन एवरेज बेसिस। ये जो डिफरेंस है, कौन सा डिफरेंस? 7% का। ये डिफरेंस क्या है बेटा? बैंक का प्रॉफिट है। दैट डिफरेंस इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक। यही डिफरेंस क्या है बेटा? बैंक का प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब देखिए यही चीज थोड़ी सी है ना, हम एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर पीपल डिपॉजिट कराते हैं, जो लोग पैसा डिपॉजिट कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? डिपॉजिटर। और बैंक इनको इंटरेस्ट पे करेगा, जो लोग लोन लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? बोरोवर्स। और बैंक इनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब बात ये समझना, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, ध्यान से समझना। चलिए, एक है ए, एक व्यक्ति है बी, और एक व्यक्ति है सी, और एक व्यक्ति है डी। ये चारों लोग कहां जाते हैं? बैंक में जाते हैं। बैंक ए इस बैंक के अंदर 10,000 रुपीज डिपॉजिट करता है, बी इस बैंक के अंदर 1,00,000 रुपए डिपॉजिट करता है, सी इसके अंदर 2 लाख डिपॉजिट करता है, और डी इसके अंदर 5 लाख डिपॉजिट कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से बैंक के पास टोटल पैसा कितना डिपॉजिट हो गया?
बैंक की अगर हम बात करें कि बैंक के पास टोटल डिपॉजिट कितना हो गया बेटा, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8,10,000। ठीक है, अब बैंक क्या करेगी, इस पूरे पैसे को 8,10,000 को बैंक ने लोन के रूप में दे दिया। क्या ऐसा संभव है? नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? अब इसके लिए ना प्रीवियस क्लास में एक टॉपिक कनेक्ट करो। हमने कहा था कि इन लोगों ने बैंक में जो पैसा जमा कराया है ना, इसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं अपन। डिमांड डिपॉजिट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब चाहे जब बैंक से वो पैसा मांग सकते हैं, कभी भी मांग सकते हैं। आज अभी जमा करा, 1 घंटे बाद कह देंगे लाओ हमारा पैसा दो, कभी भी मांग सकते हैं। अब जब कभी भी मांग सकते हैं तो बैंक इनको लोन कैसे दे देगी? क्यों? क्योंकि बैंक के पास 8,10,000 आए और 8,10,000 बैंक ने एज ए लोन के रूप में पे कर दिए, तो भैया फिर बैंक पैसा देगी कहां से? तो ना एक प्रोबेबिलिटी होती है, ये माना जाता है कि सबके सब ऐसे पैसा नहीं मांगते हैं। ये माना जाता है कि जिस आदमी ने पैसा जमा कराया ना, जितना टोटल है, इसका 10 और 20% रेशो ही हमसे हैंड टू हैंड पैसा मांग सकता है। तो इस 8,10,000 में से अराउंड अगर हम मान के चलें तो 1,60,000 बैंक अपने पास रखेगी। क्यों रखेगी? कि इनमें से कभी भी कोई भी मांगने आ गया तो इनको दे देंगे, और बचा हुआ पैसा, कितना पैसा बचेगा यहां पर? 6,50,000 बैंक, 8,10,000 नहीं, 6,50,000 बैंक एज ए लोन दे देगी। बात समझ में आई ना? तो यहीं पर हमने यही लाइन लिखी है। क्या लिखा है बेटा? कि बैंक कीप्स ओनली ए स्मॉल प्रपोर्शन, छोटा सा प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्व्स। क्यों भाई? ऐसा क्यों? बैंक क्यों करती है ऐसा? बैंक अपने पास ये स्मॉल प्रपोर्शन एज ए सेविंग क्यों रखती है? कोई तो कारण होगा उसके पीछे। क्या कारण है? क्यों? क्योंकि डिपॉजिटर्स कभी भी पैसा आकर मांग सकते हैं। व्हाई? एज प्रोविजंस टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। किसी भी दिन मांगने आ सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी देखी जाती है कि कितने % लोग हमसे पैसा मांगने आ सकते हैं। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं अपन। तो चलिए, अभी तक जो डिस्कस किया है, अच्छा अब बचे हुए पैसा क्या करेगी? देखो हमने कहा ना, टोटल मैंने अभी एग्जांपल में 8,10,000 लिए थे। 8,10,000 में से 160 तो बैंक ने अपने पास रख लिया, और रिमेनिंग अमाउंट जो कितना है 6,50,000, बैंक उसका क्या करेगी? व्हाट अबाउट द रिमेनिंग मनी? उस रिमेनिंग 6,50,000 का बैंक क्या करेगी? क्या करेगी बैंक? बैंक्स मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। जिन लोगों को लोन के लिए चाहिए पैसा, उनको बैंक इस पैसे को लोन के रूप में प्रोवाइड करवाती है। बैंक मीडिएट बिटवीन, किस किस के बीच का मीडिएटर बैंक? पीपल हु हैव सरप्लस मनी और पीपल हु नीड ऑफ मनी। मीडिएट विद दोज हु हैव सरप्लस फंड्स, जिनको हम डिपॉजिटर्स कहते हैं, एंड हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स, उनको क्या कहते हैं बेटा अपन? बोरोवर्स। क्लियर? देखिए, बैंक चार्ज है हायर इंटरेस्ट रेट, मैंने अभी बताया था। क्या करती है? जिनको लोन दिया है बैंक ने, जो बोरोवर्स है, उनसे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, और डिपॉजिटर्स को लो इंटरेस्ट रेट पे करती है ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। डिपॉजिटर्स को जो इंटरेस्ट रेट बैंक पे करती है ना, उससे ज्यादा चार्ज करती है। किससे? बोरोवर्स से। The difference between what is charged from borrowers and what is paid to depositors is their main source of income, और यही बैंक्स का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। एनी डाउट स्टिल हियर? आई सब कुछ क्लियर होगा। फटाफट से ना इसको आपकी बुक में से भी देख लेते हैं। आपकी बुक का जो पोर्शन है वो क्या कह रहा है, शायद उसमें यही चीजें लिखी है ना? ओके, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, आपकी बुक में जो दिया हुआ है पैराग्राफ, उसको रीड करते हैं। क्या लिखा है? लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक्स फर्दर। What do the banks do with the deposits which they accept from the public? वही लाइन लिखी है जो पढ़ा है। मैं अलग से कुछ होगा तो ही उसको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सब जो एक्सप्लेन किया हुआ है उसको केवल हम रीड करेंगे अभी। ठीक है? देयर इज एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हियर। यहां पर ना बैंक एक बहुत अच्छा काम करती है। क्या करती है? लोगों से पैसा लेती है और उसको लोन के रूप में देती है। कैसे? वो अभी हमने एक्सप्लेन किया हुआ, वही हम देख रहे हैं यहां पर। बैंक्स कीप ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्व्स। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, बैंक इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट 15%
ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश। मैंने कहा एक रेशो बना के चलते हैं, कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 15%, जैसा भी होता है वहां पर वो वैसा मेंटेन करके चलते हैं। CRR, दिस इज केप्ट as provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the banks on any given day, since on any particular day only some of its many depositors, sorry, देखो ध्यान रखना क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना, since on any particular day only some of its many depositors come to withdraw cash, कुछ ही लोग आते हैं पैसा विड्रॉ करने के लिए, सब नहीं आते हैं। सो द बैंक इज एबल टू मैनेज विद दिस कैश, तो जो स्मॉल प्रोपोर्शन रखा है ना उससे बैंक मैनेज कर लेगी उनको पेमेंट करने के लिए। बैंक्स यूजेस द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू द एक्सटेंडेड लोन्स, लोन देने में उसको ज्यादा से ज्यादा पैसे वो काम में लेते हैं। देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लोगों को अलग अलग नीड के लिए अलग अलग लोन की रिक्वायरमेंट होती है। We shall read more about this in the following sections, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। Banks may use of the deposits to meet the loan requirements of the people, लोगों की लोन रिक्वायरमेंट को पूरा करने में बैंक उस फंड को यूज में लेती है। In this way, bank mediate between those who have surplus funds, the depositors, and those who are in need of these funds, the borrowers. Bank charges a higher interest rate on loans what they offer on deposits. The difference between what is charged from borrowers and what is paid to depositors is their main source of income. वही लिखा है बुक में भी, है ना, हमने आपको पूरा बुक में से एक्सप्लेन किया है। आई जस्ट होप सबको यहां तक बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं बेटा अपन। ठीक है, क्या लिखा है आगे ध्यान देना। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, अब इसमें इस पॉइंट में समझाना क्या चाह रहा है, आपके सामने ना दो स्टोरीज है। एक स्टोरी है बेटा किसकी, सलीम की, एक स्टोरी है किसकी बेटा, स्वप्ना की। दो स्टोरीज है, एक तो सलीम की स्टोरी है और एक स्वप्ना की स्टोरी है। अब सिचुएशन क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है बेटा, हमने ये तो पढ़ा कि बैंक्स लोन प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन अब एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, क्या ये लोन लेना, बैंक से लोन लेना, इट इज गुड और बैड? सोचने की बात क्या है कि बैंक से लोन लेना अच्छा होता है या नहीं होता है, इज इट गुड और बैड? गुड, कुछ बच्चे मेरे को रिप्लाई कर रहे हैं गुड, बट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। हम ये नहीं कह सकते कि बैंक से लोन लेना ना तो ऑलवेज गुड होता है और ना ऑलवेज बैड होता है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि भैया आपने बैंक से लोन लिया है तो वो लोन आपके लिए काम क्या कर रहा है, वो लोन आपको मतलब एक अच्छी सिचुएशन में ला रहा है या नहीं ला रहा है। बहुत सिंपल सी बात समझना, इस लोन को लेना अच्छा है या नहीं, इस बात को बहुत बेसिक तरीके से समझना बेटा। अगर आपको बात समझ में आ गई ना ये बेसिक वाली, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्या है बात बेसिक थी, बहुत ध्यान देना। आपने लोन लिया, लोन पे ना एक चार्ज होता है। क्या होता है बेटा लोन पे? एक चार्ज, एक खर्चा है। और वो खर्चा क्या है लोन के ऊपर? इंटरेस्ट। क्या है लोन के ऊपर? इंटरेस्ट आपको पे करना है। मतलब अगर आपने 10,000 रुपए लिए तो आपको 10,000 से ज्यादा ही पे करने पड़ेंगे। क्या लिए? अगर आपने 10,000 रुपए अगर लिए हैं, आपने अगर इफ 10,000 you have borrowed, then you have to pay more than 10,000, that's definite, and the extra amount that you are paying, that is interest. सिंपल सी बात है। अब बहुत ध्यान से समझना, मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा चीजों को। अब सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं तो आप ये देखो कि आपको लोन लेने का पर्पस क्या है। ऑब्वियस सी बात है, कोई आदमी वैसे तो ऐसे नहीं कह चलो लोन लेने की इच्छा है चलो हम लोन ले लेते हैं, ऐसे तो नहीं होता है ना। लोन लेने के पीछे कोई कोई रीजन होगा, कोई ना कोई कारण होगा। अब उस कारण के बदले आपने जो लिया, इस लोन को आप क्या करोगे बेटा? कहीं ना कहीं यूज करोगे। ऑब्वियस सी बात है, यूज करोगे। और इस यूज के बदले आपको जो रिटर्न मिल रहा है, इस यूज के बदले आपको जो रिटर्न मिल रहा है, अगर ये रिटर्न, सिंपल सी बात समझना, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं बेटा, अगर ये रिटर्न, इसको हम रेट ऑफ रिटर्न लिख देते हैं,
रेट ऑफ रिटर्न। अगर ये ज्यादा है किससे, इस इंटरेस्ट से, तो भैया लोन लेना क्या होगा, गुड होगा। लेकिन वहीं पर अगर सिचुएशन वर्स्ट हो जाए और अगर ये रिटर्न कम है किससे, इस खर्चे से, तो ये लोन लेना क्या हो जाएगा बेटा, बैड हो जाएगा। मतलब हमने 10,000 का लोन लिया, उस पे 10% की रेट से हम बात करें, हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो आपको 11,000 पे करने पड़ेंगे। क्या किया है बेटा आपने, हम फॉर एग्जांपल बात करें कि आपने लोन लिया कितने का, ये तो काम नहीं करेगा, दूसरा कलर लेते हैं अपन, ये ले लेते हैं चलिए, है ना, कि मान लो आपने 10,000 का लोन लिया, इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितनी है बेटा 10%, तो आपको पे कितना करना पड़ेगा 11,000। बिल्कुल क्लियर सी बात है। अब डिपेंड करता है कि आपने इस पर्पस क्या था यूज किया इसको, इस पे रेट ऑफ रिटर्न की इंटरेस्ट मान लो अगर 12% है, तो आपने 11,200 कमाए होंगे, तो 200 रुपए आपने बचाए, तो ये अच्छा था। लेकिन अगर आपका रिटर्न वहीं पर केवल और केवल कितना हो जाए 8% रह जाए, तो आपने कमाए कितने 10,800, देना कितना पड़ेगा 11,000, तो आप माइनस में 200 चले गए, तो वो फिर सिचुएशन वर्स्ट करेगा। कुल मिलाकर अगर आपने जो पैसा लिया है, लोन लिया है, अगर वो आपको पैसा कमा कर दे रहा है, ज्यादा कमा कर दे रहा है जितना आपका उसके ऊपर इंटरेस्ट है उससे, तो वो सिचुएशन अच्छी होती है। इन्हीं दोनों सिचुएशंस को आपकी बुक में दो स्टोरीज के रूप में समझाया है ना। तो देखो क्या लिखा है, पहले तो क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटा, लोन ही होता है। हम सब जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट, लोन होता है, ये बात हम सब जानते हैं कि लेंडर सप्लाइज द बोरोवर, लेंडर मतलब उधार देने वाला, बोरोवर मतलब उधार लेने वाला। तो लेंडर क्या करता है, बोरोवर को कुछ पैसा सप्लाई करता है विद मनी, गुड्स भी दे देता है, कई बार उधार में माल दे दिया या कोई सर्विस उधार में दे दी, इन रिटर्न किसके बदले, फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, कि भैया ये पैसा मैं फ्यूचर में चुकाऊंगा। ठीक है, अब हुआ क्या कि आपने लोन लिया, लोन लेके उससे बिजनेस किया, बिजनेस में फायदा हुआ, आपने लोन रिपे कर दिया, बात खत्म। लेकिन सपोज करो आपने 10,000 लगाया, बिजनेस में घाटा हो गया, 10,000 भी डूब गए, उसको तो देने पड़ेंगे, उसको देने के लिए और कर्जा लाओगे, तो वो कुल मिलाकर ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं आपके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, इंडेप्टनेस आपकी चली जाएगी। तो इन दोनों बातों को समझते हैं। सबसे पहले स्टोरी ऑफ सलीम। सलीम कौन था, देखो सलीम एक शू मेकर है, ब्रीफ में स्टोरी समझे हम या रीड कर लेते हैं। इट इज फेस्टिवल सीजन 2 months from now and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader from town for 3,000 pair of shoes to be delivered in a month time. शू मैन्युफैक्चरर सलीम, उसको ऑर्डर मिला, भैया हमको 3,000 जोड़ी शूज आप बना कर दो, उसको ऑर्डर मिला, बड़ा ऑर्डर है, लेकिन अब ठीक है बड़ा ऑर्डर है, पैसा तो उसको मिल जाएगा सलीम को, लेकिन कब मिलेगा वो पैसा, जब वो शूज बना कर दे देगा। भैया बनाने में भी तो खर्चा आएगा, रॉ मेटेरियल लाएगा, लेबर लगाएगा, मशीन लगाएगा, उसमें भी तो एक्सपेंडिचर होगा। उस एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसा चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट कहां से पूरी करेगा, तो वही लिखा है कि टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम Salim has to hire a few more workers for stitching and pasting work. उसको कुछ और लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा। He has to purchase the raw material भी खरीदना पड़ेगा। To meet these expenses, Salim obtains loan from 2 sources. लोन लिया उसने। First, he asks the leather supplier to supply leather now and promises to pay him लेटर। शूज बनाने के जो लेदर चाहिए ना वो तो उसने उधार में मंगा लिया, वो भी उसको एक तरीके से लोन मिल गया। दूसरा, सेकंड, ही ऑब्टेन्स लोन इन कैश फ्रॉम दैट लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट फ्रॉम 1,000 पेयर्स ऑफ शूज विद अ प्रॉमिस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ। दूसरा जिसने उसको ऑर्डर दिया था ना, उसने 1,000 शूज का पैसा एडवांस में भी ले लिया। तो एक तरीके से दोनों लोन ही तो है, जब तक उसको शूज नहीं देगा उसके ऊपर क्या कर्जा है। समय हुआ पूरा, उसने काम कंप्लीट किया, शूज मतलब जो है डिलीवर किए, पैसा मिला, लेदर वाले को पैसा दे दिया, उससे पैसा मिल गया, उसका काम खत्म। ठीक है, एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, मेक अ गुड प्रॉफिट एंड रीपे द मनी दैट ही हैड बोरोड। तो ये हो गई फेवरेबल सिचुएशन। क्या हो गई बेटा, ये फेवरेबल सिचुएशन। अब हम बात करेंगे स्वप्ना की स्टोरी, जिसके सामने सिचुएशन कैसी रहने वाली है, अनफेवरेबल
सिचुएशन। इसकी सिचुएशन कैसी होने वाली है? अनफेवरेबल। कैसे? स्वप्ना, ए स्मॉल फार्मर ग्रोज ग्राउंडनट ऑन हर 3 एकड़ ऑफ लैंड। बहुत छोटी सी जमीन है जिसके ऊपर ग्राउंडनट की वो खेती करती है। शी टेक्स अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन। उसने लोन लिया, खेती करने का लोन लिया, किस उम्मीद में कि मेरी खेती होगी, प्रोडक्शन होगा, उस फसल को मैं बाजार में बेचूंगी, पैसा आएगा, उससे मैं इसका पैसा कर्जा चुका दूंगी। ठीक है भैया, मनी लेंडर से उसने वो कर्जा भी ले लिया, बात खत्म यहां तक। आगे, होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रीपे द लोन, कि वो जो फसल होगी ना उससे वो चुका देगी। मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स। लेकिन आधी फसल थी, कीड़े लग गए, बीमारी लग गई, डिजीज लग गई, फसल खराब हो गई, अब बेचेगी क्या? कर्जा तो एज इट इज है, लोन तो ले लिया पे करने के लिए, जस्ट हार्वेस्ट से उम्मीद थी। यहां पर भी इसको इस शूज के ऑर्डर से उम्मीद थी ना, अगर ये शूज टाइम पर डिलीवर नहीं करता तो इसकी भी स्थिति खराब हो जाती, लेकिन ये कर पाया और ये पर्पस जो है ना वो पर्पस यहां पर कंप्लीट हुआ है, यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ है। दो स्वप्ना स्प्रेज हर क्रॉप्स विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स इट मेक लिटिल डिफरेंस। हालांकि उसने दवाइयां छिड़की, उसके लिए और पैसा खर्च हुआ, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। शी इज अनेबल टू रीपे द मनी लेंडर एंड द डेप्ट ग्रोज ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट। पैसा नहीं दे पाई, इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट 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 इंटरेस्ट, और वो 10,000 का कर्जा लिया था, वो कर्जा हो गया 15,000 का। ठीक है, तो इनडेप्टनेस में फंसती हुई चली जाएगी यहां पर कि नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन, उसने फिर लोन लिया, ठीक है ना, फॉर कल्टीवेशन इट इज नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर। इस साल फसल हुई, खराब नहीं हुई, लेकिन वो बहुत नॉर्मल हुई। बट द अर्निंग आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन, शी इज कॉट इन डेप्ट। अब वो कर्ज के दलदल में फंस चुकी है। शी हैज टू सेल अ पार्ट ऑफ लैंड टू पे ऑफ द डेप्ट। अब वो जमीन ही बेचनी पड़ गई उसको लोन चुकाने के लिए। तो ये दो सिचुएशन है, हमने कहा सिचुएशन दोनों में ही, अगर इसकी भी पहली साल में फसल अच्छी हो जाती, सामने सिचुएशन नहीं होती खराब। तो वही बात आपको यहां पर समझनी है कि सिचुएशन क्या है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं, स्टोरी ऑफ सलीम और स्टोरी ऑफ स्वप्ना, हमने दोनों को पढ़ा। ठीक है, अब दोनों में देखते हैं क्रेडिट ने एक तरफ हेल्प की और क्रेडिट ने उसको, कर्जे ने हेल्प की है, दूसरी तरफ कर्जे ने ही उसको और कर्ज के बोझ के तले डुबो दिया। वही बात हमको समझनी है, कैसे कि हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के खर्चे, लोन लिया, लोन से जो प्रोडक्शन के खर्चे वो पूरे कर पाया, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, टाइम पर प्रोडक्शन हुआ, एंड देयर बाय इंक्रीजेस अर्निंग। तो क्रेडिट ने क्या किया, इस सिचुएशन में पॉजिटिव रोल प्ले किया है। सो क्रेडिट देयरफॉर प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। लेकिन स्वप्ना की स्टोरी में क्या हुआ, क्रेडिट ने उल्टा कर दिया, वो उल्टा और कर्ज के बोझ के तले दबती चली गई। तो द फेलर ऑफ द क्रॉप, यहां पर देखो टाइम पर प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, यहां पर टाइम पर नहीं हुआ, फर्क इतना ही है। फेलर ऑफ द क्रॉप मेड रीपेमेंट द लोन इम्पॉसिबल, लोन को का टाइम पर पेमेंट पॉसिबल नहीं हो पाया। शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रीपेमेंट ऑफ द लोन, लोन का रीपेमेंट के लिए करने के लिए उसको अपनी फसल, अपनी जमीन ही बेचना पड़ा। सो वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट, अब क्रेडिट यूजफुल होगा या नहीं होगा, देयरफॉर डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन द सिचुएशन एंड व्हाट वेदर देयर इज सम इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ लॉस। सिचुएशन कैसी है, रिस्क कितनी है, इस पे डिपेंड करता है। क्लियर, कोई डाउट है यहां तक? कंफर्म? आगे बढ़ते हैं अपन, और क्या लिखा है देखो, ये आपके बुक में से ही है ना। एक तो हमने सलीम वाली स्टोरी को लिया है, यहां पर सारी चीजें हमने इसमें से पढ़ ली है। ठीक है, और देखो पढ़ लेते हैं इसको, अपन रीड कर लेते हैं इसको भी। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, a large number of transactions in our day to day activities involve credit in some form or the other। हम डेली बेसिस पर भी जो बहुत सारे काम करते हैं ना, हम हमारी दुकान, किसी बगल वाली दुकान पे गए, 10 रुपए की चॉकलेट ली, भैया दे देना मैं शाम को दे जाऊंगी, तो वो भी आपने लोन ले लिया एक तरीके से, दैट इज ऑल्सो लोन फॉर यू। ठीक है, तो क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाई द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विस इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। मतलब होता है ना, क्लास में बैठे हैं, ले यार आज बाहर निकले छुट्टी में, गोलगप्पे खाने का मन है, फ्रेंड से कहा ले यार गोलगप्पे खाते हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं है,
ठीक है, आज तू दे दे, कल मैं दे दूंगी, तो कल मैं दे दूंगी प्रॉमिस किया ना आपने, या दे दूंगा जो भी है, ठीक है, प्रॉमिस किया है आपने, अब प्रॉमिस किया है तो वो पैसा आपको पे करना पड़ेगा। कल नहीं खिलाया तो फ्रेंड नाराज हो जाएगा, तो वो एक तरीके से कर्जा ही हो गया आपके ऊपर, वो आपके ऊपर क्या हो गया, लोन हो गया, कुछ भी हो सकता है। लेट अस सी हाउ द क्रेडिट वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग टू एग्जांपल्स। स्टोरी हमने पूरी रीड की है सलीम की। इन दिस केस सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ongoing expenses of production, complete production on time, and thereby increase his earning. Credit therefore plays a vital and positive role in this situation. ठीक है, आगे और क्या है कि इन रूरल एरियाज, किसकी बात की है, सलीम, उसकी स्वप्ना की स्टोरी की बात कर रहे हैं हम। रूरल एरियाज में द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। फसल उगाने के लिए मेनली ये लोग कर्जा लेते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल कॉस्ट। क्रॉप प्रोडक्शन में देखो बीज का खर्चा, सीड्स का खर्चा, फर्टिलाइजर्स का खर्चा होता है, पेस्टिसाइड्स का खर्चा है, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट एटसेट्रा, बहुत सारे खर्चे होते हैं। सो देयर इज अ मिनिमम स्ट्रेच of 3 to 4 months between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crops. अब सो करने से लेकर और उसको सेल करने तक के बीच में 2 या 3 महीने का, 3 से 4 महीने का उनको टाइम मिलता है। तो इस 3-4 महीने के लिए पैसा चाहिए। फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड रीपे द लोन आफ्टर द हार्वेस्ट। शुरू में लोन लेते हैं, बाद में उसको पे कर देते हैं। तो रीपेमेंट ऑफ लोन इज क्रूशियली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। ठीक है, स्वप्ना का केस हम पढ़ रहे हैं यहां पर कि इन स्वप्ना's केस द फेलर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल। शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रीपे द लोन। क्रेडिट इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इंप्रूव्स हर अर्निंग। क्रेडिट ने उसकी हेल्प नहीं की, उसकी अर्निंग को नहीं बढ़ाया। इंस्टीड मतलब इसके अलावा लेफ्ट हर वर्स ऑफ, उसकी सिचुएशन और खराब कर दी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। इसी को क्या कहते हैं हम, डेब्ट ट्रैप, कर्ज के जाल में फंस जाना। आगे देखिए, क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर। अच्छा, डेब्ट ट्रैप का मीनिंग है ये। डेब्ट ट्रैप का मतलब क्या होता है बेटा कि डेब्ट ट्रैप के अंदर कि क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम वेयर रिकवरी इज वेरी पेनफुल। वहां से ना रिकवरी बड़ी मुश्किल होती है, आदमी वो कर्ज के जाल में फंसता हुआ ही चला जाता है। आगे बात करते हैं। इन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग एंड देयरफॉर द पर्सन इज बेटर देन बिफोर। पहली सिचुएशन में क्रेडिट ने अर्निंग बढ़ाने में हेल्प की तो आदमी पहले से अच्छी सिचुएशन में आ गया। बट इन अनदर सिचुएशन बिकॉज ऑफ क्रॉप फेलर क्रेडिट पुशेस द पर्सन इनटू अ डेब्ट ट्रैप। To repay her loan, she has to sell a portion of her land. She is clearly much worse than before. पहले से भी उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। पहले स्थिति क्या थी उसकी, बहुत अच्छी थी, अभी तो उसकी स्थिति बिल्कुल खराब हो गई। Whether credit would be useful or not, therefore depends on the risk in the situation and whether there is some support in case of loss. Clear? कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर अपन अगला टॉपिक हम देखते हैं बेटा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मिलेगा किस बेस पर? आप उधार लेने के लिए बैंक में चले तो गए, लेकिन क्या बैंक आपको इतना इजीली पैसा दे देगा? बोले आओ हमसे पैसा लेकर चले जाओ, क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बैंक के पास जब आप लोन लेने के लिए जाते हो ना, तो बैंक ना आपसे कई तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगता है। इसको कहते हैं ICDM। ICDM, आई मतलब इंटरेस्ट रेट, कि बैंक आपको लोन तो दे रहा है लेकिन उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट कितनी चार्ज करेगा। कोलेट्रल, क्या आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा? कोलेट्रल मतलब लोन लेने के लिए हम जो भी चीज गिरवी रखते हैं ना, दैट इज नोन एज कोलेट्रल। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, उस लोन को लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, और एक है मोड ऑफ रीपेमेंट। पेमेंट कैसे करोगे, पूरा पैसा एक साथ दोगे या किस्तों में दोगे? दैट are the 4 terms of credit, ICDM। I मतलब इंटरेस्ट रेट, C for collateral, D for document requirement और M for mode of payment, ICDM। ठीक है, so interest rate, collateral and document requirement and the mode of payment, repayment together comprises what is called the terms of credit। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अपन बेटा। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट? इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि बोरोवर जो है ना,
वो कितना एक्स्ट्रा पैसा देगा? 10,000 लिए, 10,000 के बदले 11,000 दिए ना, तो वो 11,000 जो एक्स्ट्रा एक 1,000 है ना, दैट इज इंटरेस्ट. इंटरेस्ट बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अलॉन्ग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल. एक्चुअल अमाउंट है, उसके अलावा जो पैसा देना पड़ेगा, दैट इज इंटरेस्ट. क्लियर? कोलेट्रल. कोलेट्रल का मतलब भाई आप लोन लेने जाओगे, गारंटी क्या है? तो गारंटी के रूप में आप अपनी एसेट्स, गोल्ड, ज्वेलरी, ठीक है, या कुछ भी चीज जो आप गिरवी रखते हो, दैट इज कोलेट्रल. दैट इज कोलेट्रल. कुछ भी गिरवी रख के, मतलब कुछ में ना एज अ सिक्योरिटी जो हमारे लेंडर को देते हैं ना, दैट इज नोन एज कोलेट्रल. ठीक है? क्या लिखा है ध्यान देना कि कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ऑन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइव स्टॉक. कुछ भी रख सकता है ना, लैंड भी दे सकता है गिरवी, बिल्डिंग भी रख सकता है, व्हीकल रख सकता है, लाइव स्टॉक मतलब एनिमल्स रख सकता है. डिपॉजिट्स विद बैंक्स, या बैंक में एफडी करवा दे, है ना, वो भी एज ए सिक्योरिटी हो जाती है. एंड यूजेस दिस एज ए गारंटी टू द लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड. डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, जो भी पेपर वर्क उसके लिए चाहिए होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आधार कार्ड, है ना, जमीन के कागज, या जो भी वॉट एवर इज द रिक्वायरमेंट. और मोड ऑफ इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, लमसम पे करोगे, गोल्ड में दोगे, प्रॉपर्टी में दोगे, कैसे आप अपने लोन का रिपेमेंट करोगे. सो द टर्म ऑफ क्रेडिट में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर. अच्छा, ऐसा नहीं सबके लिए सेम है, इंटरेस्ट रेट भी सबके लिए अलग अलग हो सकती है ना, रिपेमेंट का तरीका भी सबके लिए अलग हो सकता है. मतलब ये चीजें सबके लिए क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है. क्लियर? आगे देखिए, अब आगे बढ़ते हैं अपन. चलिए ठीक है, पहले एक बार इसको ना बुक में से और देख लेते हैं क्या दिया हुआ है आपको. ये इतनी सी बात दी हुई है टर्म्स ऑफ क्रेडिट में. एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अलॉन्ग विद द रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल. देना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा. इन एडिशन लैंडर्स में डिमांड कोलेट्रल या सिक्योरिटी. कोलेट्रल मतलब सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स. अभी भी समझाया मैंने. कोलेट्रल इज एन एसेट that the borrower owns such as land, building, vehicle, livestock, deposits with banks and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. If the borrower fails to repay the loan, अब अगर borrower loan repay नहीं कर पाया तो the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain payment. Property such as land, title, deposit with banks, livestock or some common exchange of collateral used for borrowings. एनी डाउट्स स्टिल हियर? कंफर्म? बात अच्छे से समझ में आ रही है ना? चलिए बहुत बढ़िया. समझ में आ रही है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना बेटा. ठीक है? समझ में आए तो ही करना, नहीं आया तो मत करना. आगे देखिए, ध्यान से पढ़ते हैं आगे और क्या लिखा है. और पढ़ते हैं अपन. वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स. क्रेडिट का अरेंजमेंट्स कहां से किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. लोन ले रहे हैं, लेकिन लोन ना कई जगह से लिया जाता है. जैसे इन सब बातों को समझाने के लिए आपकी बुक में ना एग्जांपल दिया है विलेज का. ठीक है? एक रामा का एग्जांपल दिया है, एक आपको एग्जांपल दिया है बेटा किसका, शामाल का, और एक एग्जांपल दिया है बेटा आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला. ठीक है? तो ये तीन अलग अलग वेराइटीज हमें देखनी है किसकी, लोन लेने की, क्रेडिट की. तो इनको हम समझते हैं एक बार. तीनों स्टोरीज को हम समझेंगे तो आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी. तो देखिए क्या लिखा है, ध्यान देना कि रामा इज वर्किंग इन अ नेबरिंग फील्ड. ध्यान देना, रामा इज वर्किंग इन अ नेबरिंग फील्ड. किसी पड़ोसी के खेत में काम करती है, खुद के पास उसके पास जमीन नहीं है. शी वर्क्स एज एन एग्रीकल्चरल लेबरर. एग्रीकल्चरल लेबरर मतलब जो लोग दूसरे के खेतों में खेती बाड़ी का काम करते हैं, दोज आर नोन एज एग्रीकल्चरल लेबरर. तो रामा वाज आल्सो वर्किंग एज एन एग्रीकल्चरल लेबरर. There are several months in the year when Rama has no work. क्यों? एग्रीकल्चर में ना काम सीजनल होता है. हार्वेस्टिंग के टाइम काम मिल जाएगा, सोइंग के टाइम मिल जाएगा, वाटरिंग के, इरिगेशन के टाइम मिल जाएगा. बाकी जब क्रॉप अपने आप बढ़ रही है उस समय कोई काम नहीं होता है, तो उनको उस समय काम नहीं मिलता है. एंड नीड्स क्रेडिट टू मीट द डेली एक्सपेंसेस. अब उसको लेते ना, काम नहीं है, इनकम नहीं है तो खर्चे भी नहीं है, भूख लगेगी, खाना भी खाएंगे, कपड़े पहनेंगे, सब काम करेंगे, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए. तो उस पैसे का अरेंजमेंट वो कहां से करती है, लोन लेके. एक्सपेंसेस ऑन सडन इलनेस, अचानक से कोई बीमार हो जाए, और फंक्शंस इन द फैमिली, फैमिली में कोई फंक्शन हो जाए, आर ऑल्सो मीट थ्रू लोन्स. इनके भी लोन के थ्रू. रामा हैज टू डिपेंड ऑन हर एम्प्लॉयर. जिसके यहां काम करती है ना उसी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जाती है पैसे पड़ते उससे मांग लेती है. अब एम्प्लॉयर ना इस चीज में एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है
क्या करता है एम्प्लॉयर इस केस में? एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। अ मीडियम लैंड ओनर इन सोनपुर फॉर क्रेडिट, उसी के पास जाती है। तो अब सोचो, द लैंड ओनर चार्जेस एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ, 60% पर ईयर। सोचो कितना हैवी इंटरेस्ट है। 10,000 लिए, साल भर बाद 16,000 पे करने पड़ेंगे। ऑलमोस्ट मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया है यहां पर। ये रामा रिपेज द मनी बाय वर्किंग फॉर द लैंड ओनर। अब वो पैसा कैसे पे करेगी? लैंड ओनर के यहीं पर काम करेगी, उसमें से अपना पैसा कटवाती रहेगी, तो वो कभी खत्म ही नहीं होता वो झंझट। मोस्ट ऑफ द टाइम रामा हैज टू टेक अ फ्रेश लोन, हमेशा नया लोन लेती है, बिफोर द प्रीवियस लोन हैज बीन रीपेड। पुराना चुकता नहीं है, नया लोन उसको लेना पड़ जाता है। So at present she owes the landowner rupees 5,000 through the land. Though the landowner treat her well, she continues to work for him since. She continues to work for him. ये रह गया थोड़ा सा। ओके, उसको उसके लिए काम करना पड़ता है ना, और वो उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट भी करता है। ठीक है, यही स्टोरी यहां पर दी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। रह गया थोड़ा सा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अब श्यामला की बात कर लें। यहीं पर श्यामला की स्टोरी की अगर हम बात करते हैं तो श्यामला टेल्स अस दैट एवरी सीजन ही नीड्स लोन टू कल्टीवेशन ऑफ हिज 1.5 एकड़ ऑफ लैंड। अच्छा, श्यामला के पास अपनी खुद की जमीन है, लेकिन इस जमीन के लिए उसको क्या करना पड़ता है? लोन लेना पड़ता है इस पे खेती बाड़ी करने के लिए, जैसे स्वप्ना की स्टोरी में हमने पढ़ा था। टिल अ फ्यू ईयर्स बैक he would borrow money from village money lender at an interest rate of 5% per month या 60% per annum. For the last few years, Shamal has been borrowing from an agricultural trader in the village at an interest rate of 3% per month. वो 5% था, इसने 3% दे दिया। चलो कुछ तो कम हुआ, पर 3% भी बहुत ज्यादा है। कि एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन द ट्रेडर सप्लाइज द फार्म इनपुट्स ऑन क्रेडिट विच इज टू बी रीपेड व्हेन द क्रॉप आर रेडी टू फॉर हार्वेस्ट। शुरू में वो दे देता है, और उसके बाद फसल कटती है, तब उसको उसका पैसा रिटर्न करना होता है। लेकिन यहां पर परेशानी समझना, दिक्कत क्या है? दिक्कत एक, भैया उसने पैसा तो दे दिया एग्रीकल्चरल ट्रेडर ने, लेकिन उसने ऐसी कंडीशंस रख देता है वो एग्रीकल्चरल ट्रेडर कि श्यामल की जो क्रॉप होगी ना, वो क्रॉप केवल उसको उस ट्रेडर को ही बेचनी पड़ेगी। मतलब इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा और बेचनी भी किसको पड़ेगी? ट्रेडर को ही। अब आप समझना कि मार्केट में वो क्रॉप जो है ना, फॉर एग्जांपल उस क्रॉप की जो रेट मिल रही है वो 2,000 मिल रही है। मान लो श्यामल ने लोन लिया 10,000 का, है ना, उसको मार्केट में जो उसकी क्रॉप है ना उसकी रेट मिल रही है 2,000, और उसके पास 10 बैग्स हो गए, प्रोडक्शन हो गया, तो 20,000 रुपीज उसको मार्केट से मिलेंगे। ये कह रहा है मेरे को ही बेचना पड़ेगा और मैं 1,500 में खरीदूंगा। 15,000, तो ये 5,000 का जो लॉस हो रहा है, चाहे उसने उधर इंटरेस्ट 3% लिया है, लेकिन ये 5,000 का लॉस भी तो हो गया, तो वो इंटरेस्ट तो 5% से भी ऊपर पहुंच जाएगा। उसके अलावा जब हार्वेस्टिंग सीजन होगा तो श्यामल को उसके खेतों में आकर फसल भी काटनी पड़ेगी। भैया उसके खेतों में आकर फसल काटनी पड़ेगी तो अपने खेत में काम कब करेगी? चलो जिस तरह से मैनेज कर लिया, तो उस जो खेतों में काम करना पड़ेगा ना, उसका पैसा भी नहीं देगा वो ट्रेडर। 300 रुपीज पर डे की मजदूरी, माने 10 दिन काम करना पड़ा, 3,000 का नुकसान। तो कुल मिलाकर चाहे इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी कम है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली पड़ता है, बहुत महंगा पड़ जाता है, बड़ी मुश्किलों का इनको सामना करना पड़ता है। तो एक स्टोरी हमने ये सोची। एक और वेराइटी देखते हैं बेटा आज की क्लास के लिए, लास्ट टॉपिक देखते हैं हम, क्या है कि लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज है, कोऑपरेटिव्स होता क्या है, कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत अच्छे से समझना कि मान लो एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, एक व्यक्ति है सी, एक व्यक्ति है डी, एक व्यक्ति है ई। इन तीनों के पास इनकम बहुत कम है। इन तीनों के पास इनकम कम नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, हमने ये मान के चला कि ये तीनों 10,000 रुपीज पर मंथ अर्न करते हैं। अब आज के समय के हिसाब से बात करें ना बेटा, तो 10,000 रुपीज बहुत कम इनकम होती है। ठीक है, अब इनको कभी न कभी जरूरत पड़ती रहती है भैया, कभी किसी चीज की, कभी किसी चीज की आवश्यकता पैसे की होती रहती है इनको। अब ये जब भी बैंक के पास जाते हैं ना, तो बैंक ने इनको परेशान करता है। बैंक टाइम पर इनको पैसा वैसा नहीं देता, बहुत परेशान करता है बैंक।
बैंक ऑब्वियस ही बात है, इनके पास इनकम नहीं है तो बैंक इनको परेशानी में। तो इन्होंने एक व्यवस्था बनाई। क्या व्यवस्था बनाई? इन्होंने कहा कि अगर हम बैंक से लोन लेंगे तो वहां भी हमको 2,000 रुपये महीने की एक ईएमआई पे करनी पड़ेगी। तो इन पांचों ने मिलकर ना एक सोसाइटी बना ली, एक ग्रुप बना लिया। क्या बना लिया इन पांचों ने मिलकर? एक। और उस ग्रुप में हर मंथ, एवरी मंथ, ये ऑल द 5 पीपल्स 5,000 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट करते, ओह सॉरी 2,000 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट करते हैं। फर्स्ट मंथ में इसमें पैसा कितना आ गया? 10,000। सेकेंड मंथ में ये 20 हो जाएगा। थर्ड मंथ में ये कितना हो जाएगा? 30। इस तरह से हर महीने पैसा बढ़ता रहेगा। मान लो इस तरह से 6 मंथ निकल गए, तो 6 मंथ में इनके पास कितना पैसा रखा है? अब उसमें से मान लो किसी एक व्यक्ति को जरूरत पड़ गई, तो कोई बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं, सब आपस में जानते हैं इनका पैसा है, ये इसी पैसे में से इसकी नीड को पूरा कर देंगे। दैट इज कॉपरेटिव्स, दैट इज हाउ द कॉपरेटिव्स वर्क। इसी तरह से कॉपरेटिव्स वर्क करते हैं। आगे हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वो भी कुछ इसी तरह की स्टोरी आपको बताएगा। ठीक है, समझना क्या लिखा है। बिसाइड्स बैंक्स, द अदर मेजर सोर्स of cheap credit in rural areas are the cooperative societies or cooperatives. Members of a cooperative pool their resources. मतलब बताया ना, उनके पास जो जो थोड़ी थोड़ी रिसोर्स है ना, उनको सबको एक साथ लाते हैं। एंड फॉर कॉपरेशन इन सर्टेन एरियाज। अच्छा, इसका ना एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपको, ताकि आपको ये बात और अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, बात समझते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। वापस वही 5 लोग लेते हैं, ए, बी, सी, डी और ई, यही 5 लोग हैं। अब देखो, हम बात करें कि फार्मिंग के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, इक्विपमेंट की बात करें, क्या क्या चाहिए? हार्वेस्टर, इरिगेशन पंप, ट्रैक्टर, 3 की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है ना। अब पांचों के पांचों लोग अगर खेती कर रहे हैं, पांचों को ही चाहिए, 5 हार्वेस्टर, 5 इरिगेशन पंप, 5 ट्रैक्टर, 5 चाहिए ना सभी चीजें। लेकिन इन तीनों ने क्या किया, इतना इनके पास पैसा नहीं है। इन्होंने कुछ व्यवस्था ऐसी बनाई, जैसे ट्रैक्टर महंगा आता है तो ए और बी ने मिलकर ट्रैक्टर खरीद लिया। हार्वेस्टर भी महंगा आता है, सी और डी ने मिलकर हार्वेस्टर खरीद लिया, और ई ने इरिगेशन पंप खरीद लिया। अब ये हार्वेस्टर 5 यूज कर लेंगे, ट्रैक्टर 5 यूज कर लेंगे, इरिगेशन पंप भी ऑल द 5 विल यूज। सिंपल सी बात है, मतलब इनके पास जो रिसोर्सेज है ना, इन्होंने इनको पूल कर लिया। और तरीका इन्होंने मिलकर एक सोसाइटी बना ली, जिसके पास जितना पैसा इन्होंने दे दिया, और पैसा देकर सोसाइटी ने इन सबको खरीद लिया, सोसाइटी सबको यूज करने के लिए दे रही है। तो कैसे भी ये काम करते हैं, वही लिखा है कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स पॉसिबल, सच एज फार्मर्स कोऑपरेटिव्स, वीवर्स कोऑपरेटिव्स, वीवर्स जो हाथ से कपड़ा बुनते हैं ना, वो भी ये काम कर लेते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव एटसेट्रा, जैसे कृषक कोऑपरेटिव फंक्शन इन ए विलेज नॉट वेरी फार away from Sonpur. It has 2,300 farmers as members. It accepts deposits from its members. मैंने बताया ना, मेंबर से पैसा लेते हैं। With these deposits as collateral, the cooperative has obtained a large loan from the bank. अच्छा, एक बेनिफिट ये और होता है, इनको बैंक से भी बहुत सारे लोग मिल गए ना, सबकी गारंटी हो गई, तो बैंक इन कॉपरेटिव्स को भी अच्छा पैसा लोन के रूप में दे देता है। These funds are used to provide loans to members. Once these loans are repaid, another round of lending can take place. Krishak cooperatives provide loans for the purpose of agricultural implements, loans for cultivation and agricultural trade, fisheries loan, loan from construction of houses, and for a variety of other expenses they took loan. तो आई जस्ट होप आपको आज की सारी बातें समझ में आई होंगी। बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक जिनको ये सारी क्लास ये क्लास आज की क्लास बहुत अच्छा समझ में आई है, वो हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं बेटा, जो आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा है यहाँ पर, एटर्नल क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पे ऐप है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टिल देन, थैंक यू क्लास, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू क्लास।